So hello and welcome to my this video on solving wave equation on a string. तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और मैंने मान लिया है कि ये जो स्ट्रिंग है ये दो एंड्स पे बंधी हुई है, ठीक है, और हमने इस स्ट्रिंग को इस तरीके से प्लग किया और छोड़ दिया। तो ये मेरी एक स्ट्रिंग है और हमने इसको मिड पॉइंट से उठा के ऐसा छोड़ दिया और फिर हमने फिक्स कर दिया यहाँ इन दो पॉइंट्स पे। तो सीधी सी बात है कि अब जब मैंने यहाँ से छोड़ा इसको तो फिर यह वाइब्रेट करेगी कुछ तो मान लेते हैं कि कुछ टाइम बाद इसकी पोजीशन या ऐसे बोल सकते हैं इसका जो फिगर होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, मान लेते हैं कुछ टाइम टी बाद। तो अब हम इस चीज़ भी इंटरेस्टेड हैं कि एट गिवन एक्स, यानी कि एक गिवन लोकेशन पे इस स्ट्रिंग पे मान लेते हैं कि ये जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से आके एक्स दूरी है और एक गिवन टी टाइम में इसका ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, हमें ये निकालना है। तो जाहिर सी बात है ये एक मैकेनिकल मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है और सीधी सी बात है कि हमें मैकेनिकल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, यानी कि न्यूटन्स इक्वेशन की मदद से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये एक कंटिन्यूस सिस्टम है। इस कंटिन्यूस सिस्टम में जब हम न्यूटन्स इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एक सोल्यूशन मिलता है, वेव सोल्यूशन। तो ये एक वेव इक्वेशन हमें मिलती है। मैं ये डिराइव नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में कि ये वेव सोल्यूशन हमें मिलता कैसे है। इस वेव इक्वेशन को हम डिराइव नहीं करेंगे, हम इसका सिर्फ सोल्यूशन देखेंगे गिवन बाउंड्री कंडीशंस के साथ, कि बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करके हम कैसे वेव सोल्यूशंस बनाते हैं, वेव इक्वेशन के सोल्यूशंस बनाते हैं। ये मोटिव रहेगा इस वीडियो का। और यहाँ पे मैंने वेव इक्वेशन लिख दी है जहाँ पे वेलोसिटी ये है वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट मैंने बोल दिया वाई डिस्प्लेसमेंट है, और वो प्रॉब्लम हम पूरा देखेंगे कि, और उसमें हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम में क्या क्या ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और वेलोसिटी है जो कि टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ होता है। ये सब आपको एक वेव इक्वेशन के सोल्यूशन से मिलता है, यानी कि जब आप वेव इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे मान रहा हूँ प्रीरिक्विजिट यहाँ पे ये है कि आपको ये इक्वेशन ड्राइव करना आता है, और अगर नहीं भी आता है आपने ये वेव इक्वेशन देखी, आप इसका इंट्यूशन समझते हैं कि ये पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, ये इंट्यूशन आप समझते हैं, मैं ये मान रहा हूँ। अब मैं सिर्फ सीधे सोल्यूशन के बारे में बात करूँगा यहाँ पे। तो सोल्यूशन को हम डिटेल में समझेंगे। तो देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि एक, जैसा कि मैंने बोला कि ये जो स्ट्रिंग की ये प्रोफाइल है, तो t इज इक्वल टू जीरो पे मैंने इस तरीके से इसको फिक्स कर दिया था, x बराबर जीरो और x बराबर एल पे ये फिक्स है, और हमने कुछ y डिस्प्लेसमेंट इसको दे दिया जिसको मैंने y नॉट बोल दिया। तो यहाँ और यहाँ पे ये फिक्स है, और y नॉट डिस्प्लेसमेंट मैंने इतना डिस्टेंस इसको प्लग किया। ये एक पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा, और y नॉट आप निकाल सकते हैं एल स्क्वायर बाई फोर माइनस कैपिटल एल स्क्वायर बाई फोर से, ठीक है, लेकिन अभी उसके लिए उसको y नॉट ही बोल सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, अल्टीमेटली निकालना हमें ये कि जब ये कुछ टाइम टी आगे बढ़ेगा, जब मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, यहाँ से मैंने छोड़ दिया, अब कुछ टाइम टी बाद ये नीचे जाएगा और ये वाइब्रेट करेगा। तो जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, कुछ इस तरीके का ये दिखेगा मान लेते हैं, ठीक है। और जब ये एक्सिस जो है एक्स और वाई है, और जब ये इस तरीके का दिख रहा है तो उस केस में यहाँ पे यहाँ से हॉरिजॉन्टल दूरी जो है वो मैंने x मान ली, ठीक है, एक पॉइंट की, और y जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है जो कि आप समझते हैं, और कुछ टाइम t बाद ये हम बोल रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि y जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ t और x दोनों है, यानी कि आप t को इन्वॉल्व कर दीजिए या आप x में आगे पीछे चले जाइए तो आपको अलग अलग y मिलेगा। जैसे ये y अलग है, यहाँ पे y अलग है, और यहाँ पे तो y जीरो ही है क्योंकि ये एंड फिक्स्ड है। तो अलग अलग x पे अलग अलग y मिलेगा। इसी तरीके से जब आप t पे अलग अलग t पे देखेंगे, तो इनिशियल t पे देखिए मिड पॉइंट पे ये y नॉट डिस्टेंस था, लेकिन अब अगर आप मिड पॉइंट पे देखेंगे तो कुछ ये डिस्टेंस आएगा, ठीक है, जो कि y नॉट से कम दिख रहा है। तो इसका मतलब y जो है एज अ फंक्शन ऑफ x और t है। हमें ये निकालना है कि ये फंक्शन क्या होगा, हमें इस फंक्शन के लिए सोल्यूशन चाहिए। तो ये हमारा मोटिव है इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे, जो टेक्निक या आप बोल सकते हैं कि जो मेथड है, और फिजिक्स में मेजॉरिटी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, इवन श्रोडिंगर इक्वेशन भी। तो वो टेक्निक है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी होंगी, जैसे लाप्लास इक्वेशंस भी अगर आपने 3 डायमेंशन में कभी सॉल्व की होंगी, तो आपने इस मेथड को ज़रूर देखा होगा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड में क्या होता है, देखिए,
हम ये मान रहे हैं, जैसा कि इसमें शब्द ही आ रहा है सेपरेशन, तो यानी कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। तो किससे क्या अलग कर रहे हैं? तो y में देखिए x और t कुछ मिक्स्ड हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम इन x और t के फंक्शंस को अलग-अलग करके लिख रहे हैं, वो हम एजम्पशन ले रहे हैं। तो हमने मान लिया कि y जो है कुछ कैपिटल X कुछ फंक्शन होगा जो कि स्मॉल x, कैपिटल X जो है वो स्मॉल x का कुछ फंक्शन होगा, इनटू ये जो डॉट दिखा रहा है मल्टीप्लिकेशन है, कुछ कैपिटल T जो कि स्मॉल t का फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए हमने x और t का मिक्स्ड फंक्शन नहीं लिखा, बल्कि अलग-अलग सेपरेट फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा है। यही मतलब है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का, ठीक है? तो आगे बढ़ते हुए अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन लगाएंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ये हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन है। अब आप इस ऑपरेशन को लगाइए y पे, तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास। सिंस ये पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ y को यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो जब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो x बाहर चला जाएगा, सिर्फ t डिफरेंशिएट होगा। तो फिर कैसा बनेगा, x एज अ फंक्शन ऑफ x एंड d स्क्वायर t एज अ फंक्शन ऑफ t डिवाइड बाई dt स्क्वायर। एक्स बाहर ही रहा और ये अब टोटल डेरिवेटिव हुआ है। टोटल डेरिवेटिव क्यों हो गया? क्योंकि देखिए हमने क्या बोला कि टी को हमें सिर्फ डेरिवेट करना है, कैपिटल टी के फंक्शन, स्मॉल टी के फंक्शन को, और जो कैपिटल टी है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टी का ही फंक्शन है और एक्स का फंक्शन तो वो है नहीं। तो वो एक बार एक्स बाहर आ गया तो फिर अब जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंप्लीट डेरिवेटिव में बदल गया। ये फायदा है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाने का। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। इज इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट होगा तो एक्स डिफ्रेंशिएट होगा, टी बाहर आ जाएगा, तो टी डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये सोल्यूशन मिला हमें। तो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से वेरिएबल सेपरेट करेंगे। हम एक्स वाले को एक्स वाले के साथ रखेंगे, टी वाले को टी वाले के साथ रखेंगे। तो डिवाइड कर दीजिए, एक्स को यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से टी को डिवाइड कर दीजिए। तो क्या बनेगा, 1/t डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई एक्स डी स्क्वायर कैपिटल एक्स अपॉन डी स्मॉल एक्स स्क्वायर। ये बना। अब टी और स्मॉल एक्स कुछ भी रैंडम फंक्शंस हैं, ठीक है? ये कोई भी रैंडम फंक्शंस हैं और ये दोनों रैंडम फंक्शंस एक इक्वलिटी होल्ड कर रहे हैं। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल टी और कैपिटल एक्स पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कैसे भी रैंडमली वेरी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये रैंडम वेरिएशन एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रैंडम वेरिएशन जिसे हम बोल रहे हैं वो फर्दर इक्वल होगा एक कांस्टेंट के, और ये कांस्टेंट एक पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है और या फिर एक नेगेटिव रियल नंबर हो सकता है, ठीक है? जीरो वाला केस हम ले नहीं रहे, क्योंकि जीरो वाला केस तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, ठीक है? तो पॉजिटिव के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि या तो ये होगा प्लस ओमेगा स्क्वायर या तो ये हो सकता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? दो ही केसेस है। और अगर ज़ीरो भी आप ले लेंगे तो जैसा कि मैं, चलिए मान लेते हैं कि ज़ीरो भी एक सोल्यूशन है, मान लेते हैं। तो मैं बता दूंगा आपको कि इन दोनों में से अब हमें ये डिसाइड करना है इन तीनों में से कौन सा वाला सोल्यूशन करेक्ट है, ज़ीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है? तो फिर चलिए देखते हैं। तो केस वन बनाना पड़ेगा हमें। तो ये वीडियो जो रहेगा ये दो पार्ट में रहेगा, क्योंकि इस पार्ट में हम सिर्फ देखेंगे कि फाइनल फॉर्म नहीं हम देखेंगे, हम कांस्टेंट्स की फॉर्म में ही रख देंगे। तो इसमें हम सिर्फ एक सोल्यूशन क्रिएट करेंगे जो कि बिना बाउंड्री कंडीशंस के होगा, और फाइनल बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद जो सोल्यूशन बनता है वो इसके सेकंड वीडियो में आएगा, ठीक है? क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा बनेगा। तो हम पहले ले रहे हैं प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? तो प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर लेते हैं तो देखिए, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक्स, कैपिटल एक्स वाली इक्वेशन हम सॉल्व करना चाह रहे हैं टी से पहले, ठीक है? लेट अस से हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो देखिए ये इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी कुछ इस प्रकार से, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड देखिए ओमेगा बाई वी होल स्क्वायर इंटू एक्स। अब इसको आप इधर ले जाइए तो ये एक जानी पहचानी डिफरेंशियल फॉर्म बन जाएगी, डी स्क्वायर माइनस ओमेगा बाई वी होल स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कोई कांस्टेंट है डी स्क्वायर, और डी जो है वो एक ऑपरेटर है।
अगर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी होगी तो आपको सोल्यूशन मालूम होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म सोल्यूशन क्या होता है, वो ये आएगा कुछ C1 e टू द पावर, अब देखिए मैं ओमेगा बाई वी को कुछ k कहना चाह रहा हूँ, लेट ओमेगा बाई वी इज इक्वल टू k, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो ये एक रिलेशन भी दे रहा है कि k ओमेगा और v से इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि डिपेंडेंट है, ठीक है। तो k कोई नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ओके। तो यहाँ पे C1 e टू पावर kx प्लस C2 e टू द पावर माइनस kx, ये सोल्यूशन क्यों है, आप एक बार x को यहाँ पे रखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में और चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये एक सोल्यूशन है, ठीक है। मोस्ट जनरल सोल्यूशन है ये। तो कैपिटल एक्स का सोल्यूशन ये मिला। अब देखिए क्या ये एक फिजिकल सोल्यूशन है, बात यहाँ पे ये आती है, क्या ये एक फिजिकल सोल्यूशन है हमारे पास। तो अगर इसको एक फिजिकल सोल्यूशन होना है हमारे केस में, तो फिर इसको वो बाउंड्री कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी जो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास है। तुम्हारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या है वो फिगर से पता चलेगा। तो आप ये देखिए किसी भी जनरल टी पे मैंने ये डायग्राम बनाया है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि कोई भी जनरल टी हो, क्योंकि रोप जो है या स्ट्रिंग जो है वो x बराबर 0 और x इज टू एल पे फिक्स्ड है, इसका मतलब कि y एट 0 कॉमा टी भी 0 होगा एंड y एट l कॉमा टी भी 0 होगा, यानी कि टाइम कुछ भी हो ये स्ट्रिंग तो फिक्स ही रहेगी, हर समय पे ये स्ट्रिंग फिक्स रहेगी। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 एल पे होगा ही नहीं। तो ये बाउंड्री कंडीशन हमारे पास दो हैं। इन बाउंड्री कंडीशंस को हम अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास वो फिजिकल सोल्यूशन है। तो देखिए एक्स ज़ीरो जो है वो C1 प्लस C2 है, और एक्स एल जो है और ये ज़ीरो के इक्वल होगा, ये हमें चाहिए, ओके। और वहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं कि वाई था, यहाँ पे हम एक्स पे ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी टाइम पे है। तो टाइम वाला जो फंक्शन है वो तो इससे अलग ही है, यानी कि जो भी वाई फॉलो करेगा किसी भी समय पे वो एक्स को ही फॉलो करना पड़ेगा, कैपिटल एक्स की बात हो रही है। और एक्स एल पे क्या होगा, C1 डी टू पावर के एल प्लस C2 ई टू पावर माइनस के एल, ये भी ज़ीरो होना पड़ेगा। लेकिन फिर हमें मालूम है कि C1 इक्वल टू माइनस C2 है, तो इसका मतलब कि C2 हम कॉमन ले सकते हैं ई टू पावर माइनस के एल माइनस ई टू पावर के एल इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से C2 को तो ज़ीरो नहीं ले सकते, नहीं तो C1 और C2 दोनों ही ज़ीरो हो जाएंगे और x ज़ीरो हो जाएगा, जो कि गलत सोल्यूशन है। इसका मतलब ये ज़ीरो होने चाहिए जो ये टर्म ब्रैकेट में है। और ये टर्म अगर ब्रैकेट में ज़ीरो होना चाहिए तो ये कब ज़ीरो हो सकता है, देखिए ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ओके। ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन जो हमने सोल्यूशन एज्यूम किया है ये सोल्यूशन गलत है, यानी कि प्लस ओमेगा स्क्वायर जो हमने क्वांटिटी ली वो गलत है, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो अब हम ज़ीरो लेके देखते हैं। आप ज़ीरो लेके देखिए, और जब आप ज़ीरो लेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो डबल डेरिवेटिव है वो ज़ीरो के इक्वल है। इसका मतलब x बराबर, इसका मतलब क्या होगा, अगर डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल है तो यहाँ पे केस टू हम लिख लेते हैं, केस टू ज़ीरो, ओके। तो अगर हम ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि डी स्क्वायर एक्स ऊपर डी एक्स स्क्वायर ज़ीरो है। इसका मतलब x जो होगा वो कुछ फॉर्म आएगा C1x प्लस सी, सॉरी दिस शुड बी स्मॉल x, C1x प्लस C2। डबल डेरिवेटिव ज़ीरो है, इसका मतलब कि इस तरीके का ही सोल्यूशन आ सकता है। क्या ये सोल्यूशन भी सेटिस्फाई करेगा हमारी गिवन बाउंड्री कंडीशन को कि x ज़ीरो पे ज़ीरो होना चाहिए और x एल पे ज़ीरो होना चाहिए। एक बार चेक करिए, C2 ज़ीरो होगा और फिर एक्सएल जो है वो C1L हो जाएगा, उसको ज़ीरो होने के लिए C1 और C2 दोनों ज़ीरो होने पड़ेंगे, जो कि नहीं हो सकता। इसका मतलब ये केस भी ठीक नहीं है। तो और इसको एक्स ऐसा नहीं बनाना चाहिए, इसको हम इस तरीके से बना रहे कि दिस इज़ रॉन्ग, ओके। तो राइट केस इसका मतलब सिर्फ एक ही बचता है और वो है केस थ्री, केस नंबर थ्री। केस नंबर थ्री क्या है हमारे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि नेगेटिव नंबर जब हम लेंगे। अब इसके लिए हम सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो पहले हम एक्स के लिए ही सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या है ऊपर, हाँ। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो माइनस ओमेगा बाई वी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, राइट, माइनस ओमेगा बाई वी का होल स्क्वायर इंटू एक्स।
और हमने माना हुआ है कि ओमेगा बाई वी को हम के कहेंगे, तो इसका मतलब फाइनल हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि अब आप इस फॉर्म को समझिए, क्या फॉर्म है, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स इज ज़ीरो, अगेन डी इज डी बाई डी एक्स। सो ये फिर से आपको ये सोल्यूशन मैं सीधे लिखूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है कि वो सोल्यूशन है कि नहीं तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये सोल्यूशन जो है वो आएगा आपका कुछ C1, ये साइनोसॉइडल सोल्यूशंस देगा, प्लस C2 साइन के एक्स, इस तरीके के ये सोल्यूशन देगा। क्या ये सोल्यूशन वैलिड है? हम चेक कर सकते हैं बाउंड्री कंडीशन से। तो देखिए, अगर x इज टू ज़ीरो डालेंगे, यानी कि x एट x इज टू ज़ीरो पे ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये वन दे देगा, तो C1 प्लस ज़ीरो, तो इसका मतलब कि, और ये ज़ीरो के इक्वल है, इसका ये इम्प्लाई करता है कि C1 ज़ीरो है, ठीक है। तो C1 ज़ीरो मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इज टू L, तो कैपिटल X एट L इज इक्वल टू, तो C1 तो ज़ीरो हो ही गया था, यानी कि C2 साइन के L, दिस शुड बी ज़ीरो। अब ये ज़ीरो क्या हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। हमें मालूम है कि के एल जो है वो एन पाई होगा, है ना। साइन ऑफ थीटा अगर ज़ीरो है तो थीटा जो है वो पाई का मल्टीपल होना चाहिए, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री से पता है। वही मैंने कंडीशन यहाँ लगाई है। यहाँ से आप एक कंडीशन ये बोल सकते हैं कि के पे एक कंस्टेंट आ गया है कि के जो है वो कुछ भी मल्टीपल हो सकता है पाई बाई एल का। ये कंडीशन हमें यहाँ से मिल गई है, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई एल, नहीं यानी कि ये हो सकता है पाई बाई एल, टू पाई बाई एल, डॉट 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 ऐसे करके कुछ भी, है ना, एन पाई बाई एल। ओके, और यहाँ पे ध्यान रखिए कि एन इंटीजर है, यानी कि एन शुड बी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ओके, एन इंटीजर होना चाहिए। तो ये तो सोल्यूशन हो गया हमारे पास एक्स का, और इस इक्वेशन को हम कह देते हैं 1, क्योंकि ये है एक्चुअल सोल्यूशन, तो इसको हम नंबर करेंगे, ये है इक्वेशन 1। और देखिए एक के लिए भी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, ठीक है, और इसको हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, सॉल्विंग फॉर टी एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल टी, तो जब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे तो हमें याद करना पड़ेगा कि क्या थी इक्वेशन। तो इक्वेशन थी ये एल एच एस था, और ये वाला आर एच एस हमने चुना था, नेगेटिव वाला। तो देखते हैं 1/t, लिखते हैं वापस से डिफरेंशियल इक्वेशन, 1/t डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये है हमारे पास। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। अगेन आप देखिए, इसको मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ से। ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस तरीके का फॉर्म है, डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर टी इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे क्योंकि टाइम का डेरिवेटिव है तो यहाँ पे डी टी सब्सक्रिप्ट में जोड़ दे रहा हूँ, ये बताने के लिए टाइम का डेरिवेटिव है, यानी कि डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे आगे इंडिया देखिए, ये एक फैमिलियर फॉर्म है, इसी फॉर्म में हमने सॉल्व किया था, यानी कि ये भी कॉस और साइन ही देगा, ठीक है। तो टी एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल टी शुड बी इक्वल टू C3 कॉस ओमेगा टी प्लस C4 साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास कैपिटल टी एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल टी का सोल्यूशन आ गया है, और ये इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ओके, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। अब क्या हम y एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा टी फाइनली लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि y x कॉमा टी हमने एज्यूम किया था सम फंक्शन ऑफ कैपिटल x एज अ फंक्शन ऑफ x एंड सम फंक्शन कैपिटल T एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल t। तो अब हम रिप्लेस करेंगे, तो हमने ये लिखा था C1 cos के x प्लस C2 sin के x, ओके, मल्टीप्लाइड बाय C3 cos ओमेगा t प्लस C4 sin ओमेगा t। वेरी गुड। तो ये एक हमारे पास एक तरीके से जनरलाइज्ड फॉर्म आ गया सोल्यूशन का। तो हमें ये तो पता चल गया है कि x और t में साइनोसॉइडल वेरिएशन ही पॉसिबल हैं। अब इस वीडियो के अगले पार्ट में हम इस वेरिएशन को सॉल्व करेंगे बाउंड्री कंडीशंस लगा के,
और बाउंड्री कंडीशंस मैं इस वीडियो में ही बता दूंगा कि बाउंड्री कंडीशंस है क्या, वो हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो दो बाउंड्री कंडीशंस तो हमने यूटिलाइज कर ली हैं ऑलरेडी। दो बाउंड्री कंडीशन कौन सी, कि y एट 0, ये 0 था, और ये इक्वल था y एट l, t, क्योंकि स्ट्रिंग फिक्स है और हर टाइम के लिए ये संभव है, यानी कि हर टाइम के लिए ये सेटिस्फाई करेगी। तो जब ये सोल्यूशन जब हमने लगाया था कैपिटल एक्स वाले पे, तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिला था। सो इक्वेशन 2 से इन दोनों की मदद से हम दो सोल्यूशन निकाल चुके हैं ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लगाया था C1 को हम 0 देख चुके थे और K को n पाई बाई L देख चुके थे। तो इसका मतलब ये हमें बोल रहा है कि C1 0 था और K जो है वो n पाई बाई L था। तो दो बाउंड्री कंडीशन यूटिलाइज की तो दो कंस्ट्रेंट्स मिल गए, ठीक है। तो दो कंस्ट्रेंट्स हमारे पास आ गए और दो बाउंड्री कंडीशन यूटिलाइज हो गई। अब देखिए हमारे पास हैं टोटल में 4 कॉन्स्टेंट्स, और इन चारों कॉन्स्टेंट्स को हमें यहाँ पे पता लगाना है, तभी तो हम सोल्यूशन जान पाएंगे। तो चार कॉन्स्टेंट्स को पता लगाने के लिए हमारे पास चार बाउंड्री कंडीशन होनी चाहिए। तो दो तो ये हो गई, अगली दो बाउंड्री कंडीशन आप सोच के देखिए। एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और अगली दो बाउंड्री कंडीशन आप खुद से सोचिए कि क्या हो सकती है। जब भी बाउंड्री कंडीशन सोचें तो इस तरीके से सोचिए कि y 0, t पे तो हो गया कि x बराबर 0 और एक t पे क्या था। अब आप ये सोचिए कि किसी भी जनरल x पे और t इक्वल टू 0 पे क्या हमें कुछ पता है। तो देखिए बिल्कुल हमें ये फॉर्म एक पता है, और वो फॉर्म क्या है तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए एक मैंने प्रोफाइल दी थी, प्रॉब्लम की स्टार्टिंग में हमने एक प्रोफाइल देखी थी, और वो प्रोफाइल ये थी। देखिए प्रोफाइल ऑफ अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट टू एंड्स इज गिवन एट t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पे ये प्रोफाइल है, यानी कि यही तो बात हुई कि हमें ये जो गिवन है ये y x, 0 ही गिवन है इस ग्राफ में। सही बात है। तो अगर हमको ये गिवन है तो हमें फिर ये एक पीस वाइज फंक्शन, आप देखिए ये एक पीस वाइज फंक्शन है कि 0 से l/2 कुछ लाइन की इक्वेशन है और l/2 से फर्दर l के लिए एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यूस सॉरी पीस वाइज फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका मतलब ये देखिए ये 0, 0 से पास हो रहा है और ये फर्दर l/2, y0 से पास हो रहा है। तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये इक्वेशन आप खुद से भी लिख सकते हैं कि फॉर लेट अस से फॉर 0 when x lie in 0 to l/2, then y minus y0 is equals to slope. And what was slope? So slope was y0 divided by l/2, okay, and this should be x minus x0। cool। we can also यहाँ पे हम 0 भी पुट कर सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं रहेगा। हम यहाँ पे 0 भी पुट कर सकते हैं। तो हम x0 और y0 तो कोई भी पॉइंट है जिससे ये पास हो रहा है ना। तो वो पॉइंट ओके x0, यहाँ पे x0 कुछ डिफाइन ही नहीं था, तो हम यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी लाइन की इक्वेशन ही देगा। सिंपल। तो क्या मिला, 2y0 बाई l x when x lies between 0 to l/2, ये एक मिला। अब l/2 टू एल के लिए भी एक लाइन की इक्वेशन बनेगी, और वो लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए हमें बस ये चाहिए कि वो कौन से दो पॉइंट से पास कर रहा है। तो हमें पता है वो कौन से दो पॉइंट से पास कर रहा है। तो वो पासिंग थ्रू कोऑर्डिनेट क्या है उस लाइन के, आप ग्राफ में देखिए, या मैं एक रफ फिगर यहाँ पे भी बना लूँ तो बेहतर समझ में आएगा। देखिए ये इस तरीके से पास कर रहा था। तो ये तो पॉइंट था मेरा l, 0, और ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये वाला पॉइंट अगर आप ध्यान करें l/2, सम y0, ठीक है। सो पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स l/2, ओके, y0 एंड l, 0, यहाँ से हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस y0 डिवाइडेड बाई l/2, x माइनस l, यही बनेगी। तो यहाँ से ये जो है फॉर x लाइज बिटवीन l/2 टू l, तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो देखिए क्या बन रहा है, -2y0 बाई l, -2y0 बाई l एंड x माइनस l। ये
एक हमारे पास बाउंड्री कंडीशन हो गई। तो अब हमारे पास हो गई है 3 बाउंड्री कंडीशन। पहली बाउंड्री कंडीशन ये थी, सेकंड बाउंड्री कंडीशन, लेट मी कॉल दिस फर्स्ट, दिस वाज माय सेकंड बाउंड्री कंडीशन। ओके, इसमें हम रोमन न्यूमेरल्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो हमने इक्वेशन के नंबर दे रखे हैं ऑलरेडी। तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, और तीसरा कौन सा है? तीसरा हमने नीचे देखा। ओहो, वेट अ मिनट, तीसरा ये देखा हमने, ये दिस इज थर्ड। लेकिन कांस्टेंट तो 4 थे, तो इसका मतलब एक बाउंड्री कंडीशन और चाहिए। वी कैन कॉल वन मोर बाउंड्री कंडीशन। ये एक बाउंड्री कंडीशन आप सोचिए खुद से कि ये बाउंड्री कंडीशन क्या होनी चाहिए। वीडियो पॉज करिए और सोचिए। तो अगर आपने वीडियो पॉज किया है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि बाउंड्री कंडीशन क्या है। आप ध्यान दीजिए, t इज इक्वल टू 0 पे मैंने, आपने अगर मेरी भाषा पे गौर किया हो, जो मैंने लिखा है, प्रोफाइल ऑफ अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट टू एंड्स इज गिवन एट t इक्वल टू 0 एज समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे ये t इक्वल टू 0 पे इस तरीके से ही था इनिशियली। तो कहीं पे आपको वेलोसिटी नहीं दिख रही है, कहीं पे इसका कोई पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, एक तरीके से ये यहाँ से इस पोजीशन से ड्रॉप किया गया है। इसका मतलब कि वेलोसिटी नहीं है किसी भी पॉइंट पे एट t इक्वल टू 0। सो नो वेलोसिटी, नो वेलोसिटी। ओके, हाँ, नो वेलोसिटी एट टी इज टू 0। तो अगर हम ये लगाएं, अगर हम ये कंडीशन लगाएं, तो हम क्या बोल सकते हैं मैथमेटिकली? ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 0 होगा एट टी इज टू 0। और ये जो डेरिवेटिव हम बोल रहे हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि y जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ x और t है हमारे पास, इस तरीके से। और ये एट नो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 एट ऑल एक्स। तो ये हर एक्स के लिए पॉसिबल, हर एक्स के लिए वेरीफाई होगा, मतलब हर एक्स के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन का वेलोसिटी का हर एक्स पे संभव है। तो इसका मतलब हमें टी को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एट टी इज इक्वल टू 0 इज 0, ये मतलब हुआ। और इसका मतलब हम सीधे लिख सकते हैं एट ऑल एक्स। तो इसका मतलब सीधे ये लिख सकते हैं कि डी टी ओवर स्मॉल टी एट टी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये सर्व करेगी मेरी फोर्थ बाउंड्री कंडीशन का। अब हमारे पास 4 बाउंड्री कंडीशन आ गई हैं। आप चाहें तो आप ये 4 बाउंड्री कंडीशन लगा के इस क्वेश्चन को खुद से करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अब आपको रेसिपी तैयार है, अब बस हमें फाइनल सोल्यूशन लिखना है, ठीक है? ये है हमारा फाइनल सोल्यूशन की रेसिपी। तो इसको हम इक्वेशन 4 बोल देंगे। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं और इस सोल्यूशन को कंप्लीट करेंगे।